प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नागवंश और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को बसाने वाले सुमेरियन थे या फिर भारतीयों के द्वारा यह सभ्यता बसाई गई थी? इस सभ्यता को बसाने वालों का वंशज भारत में आज कौन है, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। तो वो जानकारी मैंने इन 3 बुकों से ली है। पहली बुक में जो आदिवासी लोग हैं जिनका संबंध नाग वंश से है या नागों से है, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरी बुक में सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, आज उनका वंशज कौन है, सब कुछ इसमें बताया गया है। और तीसरी बुक में जो हमारे भारत में नाग राजा हुए और महान राजा हुए, उनके बारे में जानकारी दी गई है। नागों की उत्पत्ति कहां से कैसे हुई ये बताया गया है। तो इन्हीं तीनों बुकों से मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये तीनों बुकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इतिहास की दृष्टि से, सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से और नाग राजाओं के इतिहास की दृष्टि से ये तीनों बुकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हो तो इनकी जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा के इन्हें आप पढ़ सकते हो। इन तीनों बुकों में जो जानकारी मिलती है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है और मुझे लगता है कि इन बुकों को आप सबको पढ़ना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों बुकों से मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सही से वीडियो की शुरुआत होती है यहाँ से। नाग पूजा की परंपरा आज भी हमारे समाज में मौजूद है। नाग पूजा उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत के अधिकतर घरों में होती है। प्रत्येक गांव या कस्बे के प्रवेश द्वार पर नाग कुल देवता या नाग देवता का प्रतीक आज भी कई स्थानों पर मिलता है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो ग्राम देवता की पूजा करते होंगे। ग्राम देवता कोई और नहीं है, ये नागवंशी लोग ही हैं। तो जहां भी ग्राम देवता का जिक्र आए तो समझ लेना कि इनका संबंध नागवंश से है। आगे लिखा है, यहाँ नाग पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। कन्नड़ जनपद में सुब्रमण्यम का नाग मंदिर, नागपदम का मंदिर, सुदूर दक्षिण में नागरकोइल का नाग मंदिर इस तथ्य को सिद्ध करते हैं कि उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में नाग पूजा की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से है। नाग पूजा की परंपरा सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं है, संपूर्ण भारत में है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत में आपको नाग पूजा की परंपरा देखने को मिल जाएगी। आज भी, आज उस स्तर में नहीं है जिस स्तर में आज से 2300-2400 साल पहले थी। आज उसका प्रभाव थोड़ा सा कम हो गया है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के अनेक स्थानों पर गोगा पीर नाग की पूजा की जाती है। अगर आपको गोगा पीर के बारे में जानना है तो इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हो। और गोगा पीर के बारे में आप लोगों ने कुछ न कुछ जरूर सुना होगा। अगर आप पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली के आसपास से हैं तो आपने नाम जरूर सुना होगा। गुजरात तथा महाराष्ट्र में वासुकी नाग, बंदूक नाग, धरणीधर नाग, मातंगी नाग, रेणुका संतरी नाग, मरुगन नाग, खंडोबा नाग, ज्योतिबा नाग देवता की पूजा की जाती है। जितने मैंने यहाँ पर नाम गिनाए हैं ये सभी नाग देवता थे और प्राचीन समय में इनकी पूजा होती थी और आज भी होती है। बिहार राज्य में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय के भवनों की खुदाई में भी नाग की मूर्तियां मिली हैं। इससे सिद्ध होता है कि नाग पूजा का जो अस्तित्व है वो प्राचीन काल से हमारे देश में रहा है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने भारत यात्रा विवरण में ये उल्लेख किया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का नाम भी किसी नाग देवता के नाम पर ही रखा गया था और संभवतः नागार्जुन के नाम पर नाम रखा गया था। तो हमारे देश में नागों की जो पूजा है उसको बहुत महत्व दिया गया है और अति प्राचीन काल से
ये महत्व है। इसके प्रमाण भी आज तक हमें दिखाई देते हैं, चाहे हमारी सभ्यता में हो, संस्कृति में हो या फिर लोक परंपरा में हो। नाग पूजा का जो प्रचलन है आज भी हमारे समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नाग पूजा का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहां से हुआ, इस पर विचार करें तो नाग पूजा पूरी दुनिया में प्रचलित थी, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान समय में नाग पूजा के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण भूमध्य सागर तट के पूर्वी भाग में मिलते हैं। भारत में नाग पूजा के सबसे प्राचीन प्रमाण इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि भारत पर अनेक आक्रमणकारियों ने अलग अलग समय में आक्रमण किए और ऐतिहासिक स्थलों के साथ साथ पूजा स्थलों को भी नष्ट किया गया, जिसके कारण भारत में नाग पूजा के प्राचीन प्रमाण नहीं मिलते हैं। कुछ इतिहासकार हैं जो ये दावा करते हैं कि नाग पूजा का जो प्रचलन है भूमध्य सागर के पूर्वी भाग से इसकी शुरुआत होती है और वहीं से ये परंपरा पूरी दुनिया में फैली है, पर इसमें सत्यता कम है। क्या वहीं से नागों को पूरी दुनिया में ले जाया गया था और इस तरह से पूजा पूरी दुनिया में नागों की प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर है नहीं। हमारे देश में आज भी तरह तरह के नाग पाए जाते हैं और हमारा जो देश है वो वैसे भी सांप सपेरों का देश कहलाता है। नागों का अस्तित्व बहुत प्राचीन समय से है भारत में। विद्वानों के अपने अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पर जो सत्य है वो कुछ और ही है जो बहुत कम लोग जानते हैं, चाहे वो नागों के बारे में हो या फिर देवी देवताओं के बारे में हो। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से भी प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी नाग की पूजा किया करते थे। हमारे देश में नाग की पूजा देवता के तौर पर भी की जाती है और जो नाग की पूजा करते थे बाद में वही लोग नागवंशी कहलाए। टोटेम की परिपाटी में नाग इनका प्रतीक था। टोटेम का अर्थ होता है राजवंश का प्रतीक, तो जिनके राजवंश का प्रतीक नाग था वो नागवंशी थे जो नाग की पूजा करते थे, नागों को अपना देवता मानते थे और स्वयं को वो नाग ही कहते थे। आज उसका अर्थ बदल गया है, नाग का अर्थ कहीं सर्प कर दिया गया है, कहीं कुछ कर दिया गया है, तो आज थोड़ा रूप बदला हुआ मिलता है, पर नाग का अर्थ सर्प नहीं होता है। प्राचीन समय में नाग पूजा का प्रचलन अत्यधिक था। भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर असीरिया और मिस्र तक प्रचंड रूप में नाग की पूजा फैली थी। इसी कारण असीरिया नाग पूजा का मुख्य केंद्र बन गया था एक समय में, क्योंकि प्राचीन समय में लोग नागों की पूजा करते थे। भारत से लेकर मिस्र तक ये परंपरा दिखाई देती है। आधुनिक विद्वानों का अब यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही सुमेरियन सभ्यता के जन्मदाता थे। सिंधु लिपि का वाचन करने का दावा करने वाले श्री सदार का मत है कि सुमेरियन अर्थात मेसोपोटामियन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। उनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से भी प्राचीन है और इसका फैलाव भारत के विदर्भ क्षेत्र से संपूर्ण विश्व में हुआ है। इसकी शुरुआत आज से 70,000 वर्ष पूर्व आधुनिक महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से हुई थी, क्योंकि विदर्भ क्षेत्र में मानव सभ्यता के अति प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। हमारे देश में मानव सभ्यता के जो प्रमाण मिलते हैं वो 40-50 हजार वर्ष प्राचीन मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में देख लो, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में देख लो, कुछ विद्वानों ने तो 2.5 लाख वर्ष बताया है। श्री सदार का जो मत है वो यही है कि सुमेरियन सभ्यता के जो जन्मदाता थे वो सिंधु घाटी के लोग ही थे और सिंधु घाटी के जो जन्मदाता थे वो विदर्भ क्षेत्र के लोग थे। आज का जो हमारा महाराष्ट्र है उसका जो विदर्भ क्षेत्र है वहां के लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया गया था। ऐसा किसका मानना है? श्री सदार का मानना है। इनकी बुक है, आप उसे पढ़ सकते हो। उन्होंने तथ्यों के साथ इस बात को प्रमाणित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि मेसोपोटामियाई लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया है और कुछ विद्वानों का ये भी दावा है कि ईरानी लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म दिया गया है। तो इस विषय पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन इतना तो सत्य है कि हमारे देश में मानव सभ्यता के अति प्राचीन प्रमाण मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिलते हैं वो 10,000 वर्ष पुराने, 20,000 वर्ष पुराने, 40,000 वर्ष पुराने हैं। तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत में लोग अभी 5,000 ईसा पूर्व से रह रहे हों या 6,000 ईसा पूर्व से रह रहे हों। सिंधु घाटी सभ्यता के
लोग श्रमण परंपरा के अनुयायी थे क्योंकि वे मात्र सत्ता में विश्वास करते थे। पुरातत्व से प्रमाणित होता है कि वैदिक काल से पूर्व भारत व ईरान के धर्म एक समान थे, क्योंकि ल्यूरिस्तान तथा ईरान के कई स्थलों की खुदाई से प्राप्त सामग्री व सिंधु घाटी के प्राचीन शहरों की खुदाई से प्राप्त सामग्री का विश्लेषण करने से पता चलता है कि मातृ पूजा की परंपरा दोनों देशों में प्रचलित थी। दोनों देशों के निवासी मातृ प्रधान सत्ता परिवार से अपना संबंध रखते थे और ये भी पता चलता है कि अपनी सभ्यता के प्रारंभिक काल में ये नाग की पूजा करते थे। यहाँ पर दो तथ्यों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नाग की पूजा करते थे और मातृ सत्ता में विश्वास करते थे, और जो श्रमण परंपरा के लोग थे वो नाग की पूजा भी करते थे और मातृ सत्ता में विश्वास भी करते थे। वैदिक परंपरा के लोग पितृ सत्ता में विश्वास करते थे। आज हमारा जो वर्तमान समाज है वो पितृ सत्ता में ही विश्वास करता है, वो मातृ सत्ता में विश्वास नहीं करता है। लेकिन श्रमण परंपरा के जो लोग थे वो मातृ सत्ता में विश्वास करते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मातृ सत्ता में ही विश्वास करते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में देवी की मूर्तियां मिली हैं। मातृ सत्ता में विश्वास करने वालों की परंपरा अति प्राचीन है। भारत से लेकर मिस्र तक ये दिखाई देती है। मिस्र के इतिहास का अध्ययन करने पर पता चलता है कि 7वीं सदी तक मिस्र में मातृ सत्तात्मक परंपरा का प्रचलन था। मातृ सत्ता का अर्थ होता है जिसमें माता की सत्ता चलती है। पिता को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन माता को इतना महत्व दिया जाता है। अर्थात जिस परंपरा में पिता से ज्यादा माता को महत्व दिया जाता हो उस सभ्यता को मातृ सत्तात्मक सभ्यता कहा जाता है, और ऐसा श्रमण परंपरा में होता था। लेकिन वैदिक सभ्यता में माता से ज्यादा पिता को महत्व दिया गया, इसलिए वो पितृ सत्तात्मक परंपरा है जो आज हमें हमारे समाज में दिखाई देती है। यहाँ पर एक शब्द आया है ल्यूरिस्तान तथा ईरान। आज का जो ईरान है उसके पश्चिमी भाग को कहा जाता था। यहाँ पर मैं मैप के द्वारा आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो मैप है वो ईरान का है। जिसमें रेड कलर का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा ये ल्यूरिस्तान है। नागों की सभ्यता के प्राचीन प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब व्यापार करते थे तो उनसे इनका संपर्क था, अच्छे से जानते थे, व्यापार भी होता था। तो इन सारे तथ्यों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पुरातात्विक खुदाई में मातृ देवी की मूर्ति मिलना नागवंशी होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है। नागवंशी कबीलों में मातृ देवी की पूजा की परंपरा रही है। पूरे पश्चिम एशिया में मुख्यतः मेसोपोटामिया, काकेशिया, एशिया माइनर, सीरिया तथा फिलिस्तीन में मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि ऐसी मातृ देवी की मूर्तियां सिंधु नदी से लेकर मिस्र की नील नदी तक मिलती हैं। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि जो मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी वो भारत से मिस्र तक दिखाई देती है, और इस सभ्यता में महिला का बहुत सम्मान किया जाता था, महिला को बहुत महत्व दिया जाता था। महिला प्रधान समाज था ये, इसलिए इसमें महिलाओं की पूजा होती थी, उन्हें देवी माना जाता था। और ये परंपरा भारत से लेकर मिस्र तक दिखाई देती है, और 7वीं सदी तक मिस्र में ये दिखाई देती है। 7वीं सदी के बाद इस परंपरा का अंत होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि मिस्र का जो धार्मिक ढांचा है वो प्रभावित होना शुरू हो गया था 7वीं सदी के बाद। इसलिए वहां से मातृ सत्तात्मक जो परंपरा है वो समाप्त होने लगी थी, और इससे प्रमाणित होता है कि जो मातृ सत्ता की परंपरा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी वही परंपरा सुमेरियनों में भी प्रचलित थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सुमेरियन सभ्यता को जन्म दिया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पढ़ाया जाता है कि उसका समय 2500 से 1500 ईसा पूर्व के मध्य में था, पर यह सत्य नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से भी प्राचीन है, और उसके प्रमाण भी मिलते हैं। इसी कारण ये अनुमान लगाया जाता है, और दोनों की जो परंपराएं हैं वो एक समान दिखाई देती हैं। तो इन सारे तथ्यों को भी
नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर नवल वियोगी लिखते हैं, सिंधु घाटी के लोग लंबे सिर वाले द्रविड़ लोग थे, जिनको ऋग्वेद में दस्यु, दास, असुर और यक्ष कहा गया है। इनमें से अधिकांश सिंधु घाटी के सृजनकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेर सभ्यता का गहरा संबंध था और दोनों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत थे। प्राचीन काल में बलूचिस्तान तथा दक्षिण ईरान का क्षेत्र मानव जाति के आने जाने योग्य था। आज की तरह रेगिस्तान नहीं था। दोनों क्षेत्रों के निवासी अक्सर आते जाते थे और नस्लीय भाईचारा तथा सामाजिक आर्थिक रूप से ये लोग एक थे। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो वैदिक परंपरा से पूर्व के समय की बात हो रही है। तब भारत का और ईरान का एक ही धर्म था, एक ही परंपरा थी और वो परंपरा मात्र सत्तात्मक परंपरा थी। उसमें देवियों की पूजा होती थी, नागों की परंपरा थी, अर्थात नागवंशियों की परंपरा थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सभी स्थानों पर जो मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं वह चिकनी मिट्टी अर्थात टेराकोटा की बनी है। सिंधु घाटी में नाग देवता और वृक्ष की पूजा का प्रचलन था। इनका टोटम नाग था। मैं आपको बता चुका हूं कि टोटम का अर्थ होता है राजवंशीय प्रतीक। कुछ राजवंशों के प्रतीक क्या थे? शेर थे, किसी के चीता, किसी का याक था, किसी का गरुड़ था। तो इस तरह से अलग अलग टोटम अलग अलग राजवंशों में दिखाई देते हैं। इनकी सभ्यता पर जब आर्यों ने आक्रमण किया तो ये जान बचाकर भागे और जहां जहां गए वहां उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया। वृक्ष पूजा का प्रचलन और नाग पूजा का प्रचलन वहां प्रारंभ किया। इसीलिए भारत में नाग पूजा के अनेक केंद्र दिखाई देते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक नाग पूजा के प्रमाण आज भी मिलते हैं। हमारे देश में दूसरी सदी ईसा पूर्व तक जो नागों की सभ्यता थी वो स्थिर थी। दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर चौथी पांचवी सदी तक, छठी सदी तक भारत में जो आक्रमण हुए उन आक्रमणों ने नागों की पूरी सभ्यता को तहस नहस कर दिया। नागों की पूरी सभ्यता का जो अस्तित्व था वो डगमगा गया। उनका जो वर्चस्व था वो कम हो गया। लेकिन फिर भी मूर्ति कला में नागों को महत्व दिया गया क्योंकि ये नागवंशी ही भारत के मूल लोग थे, द्रविड़ लोग थे। डॉक्टर नवल वियोगी ने लिखा है कि कश्मीर में मिले नाग मंदिरों, जल स्रोतों तथा तालाबों से स्पष्ट होता है कि वह कभी नागों का प्रमुख केंद्र था। हिमाचल की चंबा, कांगड़ा व कुल्लू घाटियों से मिले बासुकी नाग, इंदु नाग, मूल नाग, कलिहार नाग के मंदिरों, देवनाग की समाधि के तथ्य प्रकट करते हैं कि कभी यहाँ नाग इस सारे क्षेत्र में निवास करते थे और वे उस क्षेत्र के राजा थे। उत्तरांचल तथा नेपाल में भी नाग पूजा के स्पष्ट प्रमाण हैं। आसाम में आज भी नाग पूजा करने वाली जातियों का निवास है, जिनमें कुकी नाग, बोंदो नाग, माओ नाग, तोगंखुल नाग, कोरिये नाग, खासी नाग जातियां प्रमुख हैं। अगर भारत में नागवंशियों का इतिहास देखोगे तो विशाल इतिहास इनका मौजूद है, लेकिन नागवंशियों के इतिहास को इतिहासकारों ने महत्व नहीं दिया है। और नागवंशी आज की किसी एक जाति में नहीं है, अनेक जातियों में बटे हुए हैं। आज के राजपूतों से लेकर आदिवासियों तक में नागवंशी लोग मौजूद हैं। आज के जो आदिवासी हैं उनकी परंपरा में आज भी इस तथ्य को देखा जा सकता है, उनके नामों में देखा जा सकता है। उनकी लोक परंपराओं में आज भी नाग देवताओं की पूजा होती है। नागों का वर्चस्व हमारे देश में अति प्राचीन काल से है। मणिपुर का राज परिवार अपनी उत्पत्ति पा कुंग वा नामक नाग देवता से मानता है। इस प्रकार नाग जाति संपूर्ण भारत में फैली और नाग पूजा का अस्तित्व बना रहा। नवल वियोगी आगे लिखते हैं कि आश्चर्य है कि अहिरमन, अहि का अर्थ नाग होता है। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नागवंशियों का एक मूल पूर्वज था अहिरमन। यहाँ पर अहिरमन का उल्लेख आया है। ये अहिरमन कौन था? ये नागवंशियों का मूल पूर्वज, मूल देवता था। अहिरमन के बारे में भारत में जानकारी बहुत कम मिलती है, इतिहास में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। लेकिन अहिर, अहर, अहिर ऐसे शब्द आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। कुछ जातियों में स्पष्ट रूप से आज भी दिखाई देते हैं। अहि का अर्थ नाग ही होता है और नागों की परंपरा इतनी विस्तृत थी कि जब इनका समय था, जब ये भारत के राजा थे,
तो इनकी परंपरा को भारत से लेकर मिस्र तक महत्व दिया जाता था। भारत में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था, इसके बाद ईरान में महत्व दिया जाता था। और ईरान में जब पारसी धर्म का उदय हुआ 6ठी सदी ईसा पूर्व में, किताबों में लिखा है कि 1500 ईसा पूर्व में पारसी धर्म का उदय हुआ। ये पूरी तरह से गलत है। 5वीं-6ठी सदी में ही पारसी धर्म अस्तित्व में आया है, क्योंकि डेरियस ने उसे बहुत महत्व दिया था। उसी समय से ईरान से नाग पूजा का जो प्रभाव है वो कम हो गया था। अहिरमन का जो उल्लेख है वो पारसियों के ग्रंथों में मिलता है, लेकिन दुष्ट आत्मा के रूप में, बुराई के रूप में। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। किंतु जब आर्य भारत आए तब नाग सभ्यता और संस्कृति का महत्व घट गया, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां आर्यों का वर्चस्व कायम होता गया। उत्तरी भारत का मैदान आर्यों से अधिक प्रभावित हुआ और सबसे ज्यादा जातिवाद भी उत्तरी भारत में ही दिखाई देता है, दक्षिण भारत की अपेक्षा। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि 2री सदी ईसा पूर्व तक हमारे देश में नाग जो परंपरा थी, नागों की जो सभ्यता थी वो स्थिर थी। 2री सदी से लेकर 5वीं-6वीं सदी तक बराबर हमारे देश में आक्रमण हुए हैं। इस दौरान हमारे देश में कई नई नई सभ्यताओं का प्रचलन भी हुआ है। कई नए नए देवताओं को महत्व दिया गया है, और जब उन्हें महत्व दिया गया तो जो नाग देवता पहले से भारत में थे उनका महत्व कम हो गया था। आज भी हम धार्मिक कथाओं में पढ़ते हैं कि उस राजा ने नागों का वध कर दिया। ये नाग कौन थे? ये नाग मनुष्य थे, राजा थे। फिर बाद में नाग शब्द के अर्थ को परिवर्तित किया गया और नाग शब्द का अर्थ हुआ सर्प। तो इस तरह से नागों की जो सभ्यता हमारे देश में थी वो प्रभावित हुई, लेकिन उसके प्रमाण आज तक हमें दिखाई देते हैं हमारे समाज में। नवल वियोगी का कहना है कि उत्तरी हिमालय की घाटियों में सराज, सतलज तथा ब्यास की घाटियों में सेबारू या चेरू गंगा के मैदान में, सोरा या सौरा मध्य भारत में, चेरा या चेरी खासी पहाड़ियों में, कोरा, चेरा, सेरा या सेरई दक्षिण भारत में, सभी एक ही शब्द के विभिन्न भाषाई रूप नागों से जानी जाती है। अर्थात ये सभी नागवंशी लोग थे। अलग अलग भाषाओं के कारण नाम में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। ये नाग पूजक या नाग जातियां हैं जो प्राचीन काल में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती थीं तथा आज भी करती हैं। भारत के प्राचीन आदिवासी लोगों में टोटम नाग था। कभी कभार विशेष अवसरों पर कृत्रिम कोबरा फन को सिर पर पहनते थे, इसी कारण ये लोग नाग कहलाते थे। ये नाग मूल रूप से पश्चिमोत्तर पंजाब तथा सिंधु घाटी के निवासी थे। आज भी पंजाब के 3 भाग टका, मद्र तथा मालव हैं। टका झेलम नदी के पश्चिम का खंड कहलाता है तथा मद्र झेलम तथा रावी के मध्य भाग को कहते हैं और मालव सतलज नदी का दक्षिणी भाग है। ये सब नाम नाग जातियों के नाम पर ही हैं। हमारे देश में कई शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, आज भी नाग जाति के लोगों पर ही हैं, जैसे नागपुर, नागदा, नागौर, नागाखेड़ा। यहाँ तक कि नागरी लिपि भी नागों के नाम पर ही है। इतना वर्चस्व था नागों का हमारे देश में। आर्य अपने मूल स्थान अजरबैजान से चारों तरफ फैले और आक्रमण किया। आर्यों का मूल निवास कैस्पियन सागर के दक्षिण किनारे पर था। वहां से 4 शाखाओं में विभक्त होकर अलग अलग समय में सिंधु स्थान, ईरान, ग्रीक, तुर्किस्तान तथा इराक के प्रदेशों में गए। सिंधु स्थान में आने वाले आर्य पहले अफगानिस्तान में आए, फिर अफगानिस्तान के बाद वो आके पंजाब में बसे। लेकिन इनका जो समय बताया जाता है 1500 ईसा पूर्व, ये पूरी तरह से गलत है। इसके बारे में बहुत जल्द हम लोग वीडियो ला रहे हैं, उसमें आपको विस्तार से समझाएंगे आर्य कब हमारे देश में आए, अफगानिस्तान में कब बसे, पंजाब में कब बसे और भारत में कब आए। ये सारी जानकारी मैं उसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अहिरमन ईरान की पारसी परंपरा का एक प्रमुख पात्र है, जिसे बुराई, अंधकार और विनाश की शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। पारसी धर्म के ग्रंथों में अहिरमन को अहुर मजदा का विरोधी बताया गया है। पारसी ग्रंथों में अहिरमन को अंग्रामेन्यू कहा गया है। अहिरमन या अंग्रामेन्यू नागवंशियों का मूल देवता था, लेकिन पारसियों ने अपने धर्म को ईरान में स्थापित करने के लिए अहिरमन को अपना दुश्मन बताया और अपने
ग्रंथों में विनाशकारी, क्रूर, अंधकार, असत्य और मृत्यु का देवता बताया। अहिरमन भारत के अनार्य अर्थात द्रविड़ लोगों का मूल देवता था और नागवंशियों का मूल पूर्वज था। इसकी पूजा भारत से लेकर ईरान तक में होती थी, लेकिन पारसियों ने जब अपने धर्म को ईरान में स्थापित किया तो जो प्राचीन देवता था उसे अपना दुश्मन बताया। पर वास्तव में अहिरमन शैतान नहीं था, वो नागवंशियों का देवता था। नागवंशी उसकी पूजा करते थे, लेकिन पारसियों को ईरान में अपनी सत्ता स्थापित करनी थी, इसीलिए अहिरमन को उन्होंने दुश्मन बताया और लोगों से कहा कि ये असत्य का प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है, क्रूर है, शैतान है और अहुर मजदा का विरोधी बताया। आज भी उनके ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। जब पारसी धर्म का वर्चस्व ईरान में स्थापित हुआ तो वहां के लोग अहिरमन को भूल गए। भारत में अहिरमन को किसी और नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। जब मैं अहिरमन पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी एक वीडियो में मैंने बताया था कि पिशाच कोई बुरे लोग नहीं थे, अच्छे लोग थे, लेकिन पिशाचों की जो परिभाषा है आज हमें जो बताई जाती है वो पूरी तरह से गलत है। इसी तरह से राक्षस, दैत्य ये लोग बुरे नहीं थे, दानव ये लोग बुरे नहीं थे, ये सारे नागवंशी ही थे। लेकिन जब भारत में बाहर के लोग आए, उनके साथ उनके धर्म भी आए, तो उन्होंने जब अपना धर्म स्थापित किया तो यहाँ के मूल जो देवता थे, देवियां थी, उन्हें पिशाच, राक्षस, दानव, दैत्य ये नाम दिए और इनकी जो परिभाषा बताई वो शैतान के रूप में बताई, ताकि लोग इनसे घृणा करने लगे, इनकी पूजा बंद कर दें। और ऐसा हुआ भी। और यही परिभाषा पिशाचों के संबंध में आज देखी जाती है। आज अगर किसी सामान्य व्यक्ति से ये कहो कि पिशाच देखा है आपने, तो उसके मन में ये कल्पना आएगी कि पिशाच काला व्यक्ति जिसके सींग, लाल आंख, बड़े दांत, नाखून बड़े, बहुत डरावना वो चित्र अपने मन में सोच लेगा, क्योंकि उसे वैसी ही परिभाषा बताई गई है बचपन से। लेकिन पिशाच वास्तव में आदिवासी थे जो कश्मीर से लेकर गांधार वाले क्षेत्र में निवास करते थे, उन्हें पिशाच कहा गया है। और ये सभी नागवंशी थे। नागवंशियों का जितना इतिहास बताओ उतना कम है, लेकिन हमारे इतिहास में इनकी चर्चा नहीं की जाती है, इसका दुख है। तो ये थी जानकारी नागवंश और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अभी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। इस मैप को देखो ध्यान से। आज का हमारा इंडिया ये है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान और अजरबैजान ये है इराक। ये ईरान का ये पश्चिमी भाग देखिए। प्राचीन समय में यहाँ से नागवंशियों के बहुत प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से तो मिले ही हैं, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से मानव सभ्यता के अति प्राचीन जो प्रमाण मिले हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भीमबेटका की गुफाओं में प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं कि हमारे देश में मानव की जो उपस्थिति है अति प्राचीन काल से है। 10,000 ईसा पूर्व या 20,000 ईसा पूर्व से नहीं है, उससे भी प्राचीन उपस्थिति मानव की हमारे देश में मौजूद है, उसके प्रमाण भी मौजूद हैं। इन सारे तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इसके संबंध में आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।